on the part. How can you boycott some journalist? वो तो बेचारा नौकरी कर रहा है. You actually given BJP to talk about emergency. It's totally opposite of what Rahul Gandhi says outside की लोकतंत्र खतरे में है. नहीं, आई एग्री विद यू. मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ. वी विल आस्क अरशद आज़मी साहब दैट. अरशद आज़मी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं कि भाई देखिए, कुछ एंकर ऐसे हैं, कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है, एंकर नहीं बोल रहा. आई एग्री विद यू, बिल्कुल आई एग्री विद यू. लेकिन वो नौकरी कर रहा है यार. वो मतलब जो सेठ जी बोलेंगे वही बोलेगा ना. मेरा ये कहना है. अरशद आज़मी साहब नमस्कार. नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार सर. नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार. बस सर, आपकी दुआ. थैंक यू सो मच सर. ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. बड़ा मजा आता है सर आपके साथ शो करने में, और लोगों को भी बहुत मजा आता है. जो कमेंट्स आते हैं, जो रिस्पांस मिलता है, आपके साथ बात करके बड़ा मजा आता है सर. सर, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जर्नलिस्ट को बॉयकॉट करने की क्या जरूरत पड़ गई? वो जर्नलिस्ट तो यार वो नौकरी पेशा लोग हैं. मतलब वो तो जो सेठ जी बोलेंगे वही बोलेगा ना. वो आपको क्या लगता है कि किसी चैनल पे, हमारे चैनल को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे कोई सेठ जी नहीं है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जहां पर कोई सेठ जी हैं, कोई नौकरी कर रहा है, वो क्या कहेगा सर? ये वो सेठ जी को बॉयकॉट करो ना. वो जर्नलिस्ट को क्यों बॉयकॉट कर रहे हो बेचारे को यार? उसकी नौकरी चली जाएगी. सर बताएं. देखिए सर, जर्नलिज्म एक ऐसी चीज है जिस पर आपकी अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, समाज की जिम्मेदारियां हैं जी. जर्नलिज्म कोई आम नौकरी जैसी नौकरी नहीं है कि जहां आपको सेठ की हर बात मानना है. क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसी चीज है जो समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयों को खत्म भी कर सकती है, और गलत तरीके से अगर प्रचार कर दिया तो बहुत सारी बुराइयों को जन्म भी दे सकती है. तो जर्नलिस्ट कोई एक मामूली आदमी नहीं होता. वो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है. तो कोई मामूली नौकरी नहीं है जर्नलिज्म. और अगर कोई मालिक इस तरह का दबाव डालता भी है तो बहुत सारे पत्रकारों ने ऐसी नौकरियों को छोड़ा है. इसकी बहुत सारी मिसालें हिंदुस्तान में मौजूद हैं. तो जर्नलिज्म करिए, अपनी नौकरी भी करिए, लेकिन ये भी देखिए कि कहीं समाज में आपके नाम से, आपकी बातों की वजह से समाज में बंटवारा तो नहीं हो रहा. देश का वो लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं तो जा रहा. देश की जो संविधान है उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा. ये चीजों को तो पहले देखना पड़ेगा. इसके बाद फिर आपकी नौकरी आती है, आपका पेशा आता है. तो ये तमाम चीजें, खास तौर से ये जो एंकर्स थे, क्या आप बताइए कि ये खास तौर से ये जो एंकर्स थे ऐसी ऐसी बातें फैला रहे थे जो झूठ थी. सुधीर चौधरी जो है वो अपना इसके आज तक में जो ब्लैक एंड व्हाइट का शो लेके आते हैं, उन्होंने अभी डेढ़ महीना पहले खबर फैलाई थी. एक मंदिर में कुछ लोगों ने शराब पीकर मूर्तियों को नुकसान पहुंचा दिया. उन्होंने सीधे जो है उसको अपनी न्यूज में डाल दिया कि वहां पर माइनॉरिटी के लोगों ने उस मूर्ति को नुकसान पहुंचाया. अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास अगर कोई भी खबर आपके सोर्स से आए तो उसकी पुख्ता जानकारी होने के बाद ही आप उसको शायद करिए. अच्छा साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है. इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन उसका तरीका ये है, जैसे अपनाया गया है सुधीर चौधरी साहब के खिलाफ कर्नाटक में. सुधीर चौधरी साहब के खिलाफ कर्नाटक में FIR दर्ज हुआ है, केस कोर्ट में है. मेरा ये कहना है कि CRPC जो है, हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, वो बहुत स्ट्रांग है. ऐसे जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो जान के झूठ फैला रहे हैं, अभी आप देख लीजिए, बाकी सब चीज छोड़ दीजिए, सतारा को देख लीजिए ना. अभी आप महाराष्ट्र में जाइए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. वहां पर भी जान करके किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट लगा दी, जिसकी वजह से एक इंजीनियर बेचारे की मौत हो गई. मेरा ये कहना है कि मतलब, लेकिन बॉयकॉट करना, ये वेरी फ्रैंकली ये मेरा विचार है एज ए जर्नलिस्ट, बॉयकॉट करना ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. जी, बॉयकॉट नहीं है ये. कोई बॉयकॉट नहीं किया है. ये इसको मैं आपका सहयोगी, ऐसे जर्नलिस्टों के हम सहयोगी नहीं हो सकते. हम उसी डिबेट में बैठकर उनके साथ उस मुद्दे पर चर्चा करें जो झूठ है, जो झूठ पर डिपेंड कर रहा है. तो हम असहयोग कर रहे हैं, हम उनके साथ नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो झूठ फैलाते हैं और बाद में वो ऐसा नैरेटिव तैयार करते हैं कि उससे समाज में नफरत फैलती है. तो ये बात दिखे, और ऐसा नहीं है कि अचानक ये बात हो गई. अक्सर ज्यादातर प्रोग्रामों में आपने देखा होगा कि खास तौर से इन एंकर्स को बार बार लोगों ने चेतावनी दी कि देखिए ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, ये आप गलत कर रहे हैं. और दूसरा ये है कि ये जर्नलिस्ट जो है ये कह रहे हैं कि हम सवाल पूछ रहे थे. क्या विपक्ष से पूछिए ना सवाल, पर सरकार से सवाल पूछना तो उससे ज्यादा अहम काम है ना. जो लोग सत्ता में बैठे हैं, आज जो हालात देश के हैं उसके जिम्मेदार जो है वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं.
तो सत्ता में सत्ता में बैठे हुए लोगों से आप सवाल नहीं करेंगे, आप सवाल करेंगे विपक्ष के लोगों से। विपक्ष के हाथ में कुछ है ही नहीं। इसका मतलब है कि आप सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। ये दुरुस्त बात उसमें जर्नलिज्म कहां बाकी रह जाता है? वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग अरशद आजमी साहब, इसके अंदर मेरा और आपका कोई विवाद नहीं है। मुझे मालूम नहीं प्रदीप जी की इसमें क्या राय है। मुझे लगता है प्रदीप जी की वही राय होगी कि ये ऐसा दौर आया, ये तो पहली बार मैंने ऐसा दौर देखा है कि गलती सरकार की हो और मीडिया सवाल कर रहा है ऑपोजिशन से। मतलब ये तो मैंने कभी पहले देखा नहीं। मतलब सत्ता में कोई और है और जो विपक्ष है उनसे सवाल हो रहा। आजमी साहब, आज कांग्रेस जिस प्रकार से, बिकॉज आज अमित शाह ने भी खुद छेड़ा है इस टॉपिक, उन्होंने उठाया कि जो गठबंधन गठबंधन है वो सनातन धर्म विरोधी है। अमित शाह ने भी छेड़ा है, बाकी बीजेपी के हर लीडर्स छेड़ रहे हैं, मगर अभी कांग्रेस भी लगने लगा है कि ये कुछ अति हो गया। बिकॉज कमलनाथ ने क्लियर कट सामने आके कहा कि ये जो जूनियर स्टालिन ने किया है, कहा है, वो ठीक नहीं है। आप इस प्रकार से नहीं कह सकते कोई धर्म। तो क्या कांग्रेस अभी वो हीट फील करने लगा है कि कोई अपने अलायंस पार्टनर इस प्रकार से कहे और पूरे कांग्रेस पार्टी को उसको फेस करना पड़ेगा? बिकॉज आने वाले चुनाव में बीजेपी कंटिन्यूसली इसको एक मुद्दा बना रहा है, कंटिन्यूसली। क्या कमलनाथ जी के आज इस चीज का विरोध करना ये कांग्रेस का दिशा, कांग्रेस जिस दिशा में जाना जा रहा है उसका एक प्रतीक है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। कांग्रेस की ये विचारधारा रही है कि वो देश में जितने भी धर्म, जितनी भी जातियां, जितने भी लोग हैं, सबको एक साथ लेकर चलने की ही बात करती है। तो ये बात, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। देश का कोई भी नागरिक ये कह ही नहीं सकता कि किसी भी धर्म का अपमान किया जाए, किसी भी धर्म के लिए अपशब्द कहे जाए। इससे किसी को वो नहीं, और कांग्रेस इसी पर हमेशा कायम रही है। देखिए, एक चीज मैं बताऊं, पिछले कुछ दिनों में खासतौर से आरएसएस के और भाजपा के लीडरों ने सेकुलरिज्म को जो है वो धर्म का सेकुलर होना यानी धर्म के विरुद्ध होना, ऐसा उन्होंने साबित कर दिया है। सेकुलरिज्म का मतलब धर्म के खिलाफ नहीं होना। सेकुलरिज्म वो छतरी है जिसके नीचे तमाम के तमाम धर्म पूरी आजादी के साथ अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना, इस पर कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है। और अगर किसी अलायंस पार्टी के लीडर ने ये कहा है कि वो किसी धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो इसका सपोर्ट तो नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं, पिछली बार भी मैंने ये बात किया था कि आज तमाम के तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम भारतीय, तमाम इंडियंस को ये बात को समझना पड़ेगा कि आरएसएस के धर्म में और राम जी के धर्म में बहुत बड़ा फर्क है। वो धर्म जो समानता, बंधुत्व, एकता, समता की बात करता है, वो सनातन धर्म है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एकता और समता की बात तो नहीं करते हैं। उनका धर्म अलग है, वो जो दिखाते हैं, वो जो दर्शाते हैं, वो चीज अलग है, और सनातन धर्म अलग है। तो अगर विरोध होना चाहिए तो आरएसएस की बताई हुई बातों का, आरएसएस जो विचारधारा को जाहिर करती है, जो पिछड़ी जातियों के खिलाफ काम करती है, जो महिलाओं का अपमान करती है, उस धारा के, उस बातचीत के, उस सोच के खिलाफ इस देश का हर नागरिक है और कांग्रेस पार्टी भी है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस धर्म की, जिस हिंदुत्व की बात करती है, वो असल सनातन धर्म नहीं है, वो राम जी का धर्म नहीं है। ये बात देश के लोगों को समझनी पड़ेगी। राम जो थे वो सबको साथ लेकर चलते थे। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों में फर्क और लोगों में बांटने का काम करती है। तो हम उसके विरोध में हैं, सनातन धर्म के विरोध में, या किसी भी धर्म के विरोध में, इस्लामिक धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, किसी भी धर्म को, तमाम लोगों को इस देश के अंदर पूरी आजादी के साथ प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार हासिल है। बहुत दुरुस्त बात है। और यहाँ पर तो ये बात तो कहनी पड़ेगी कि अभी जैसे प्रदीप जी बोल रहे थे पहले कि राहुल गांधी जी ने अब ये कहा है कि भाई मैं भगवत गीता पढ़नी मैंने शुरू कर दी है, उपनिषद में पढ़ रहा हूँ, और वहां पर कहीं पर भी किसी के खिलाफ नफरत की बात है ही नहीं। पूरी भगवत गीता में नफरत की बात नहीं है, उपनिषदों में कहीं नफरत की बात नहीं है, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा है। अब वो उदयनिधि स्टालिन साहब के वक्तव्य को लेकर के बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं, नेता हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई उनके साथ आप नाता तोड़िए, ये करिए, वो करिए, वो करिए, वरना मंदिर में जाना बंद कर दीजिए। अरशद आजमी साहब, ऐसा बीजेपी का कहना है। देखिए साहब, मैं फिर वही कर रहा हूं
मैं उनकी बात से हटकर एक बात फिर दोबारा कहता हूं। जी बोलिए। ये जो भाजपा और आरएसएस के जो लोग जिस हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, जी क्या वो असल में वो असल सनातन धर्म है क्या? क्या वो राम जी उनका जो राम का जो धर्म था, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं क्या? आज मनुस्मृति में ये बात साफ तौर से लिखी जाती है कि महिला जो है वो अपने इस्तेमाल की और जुल्म करने के लिए उस पर ऐसे करने की चीज है, ऐसा बताया जाता है। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूं। मैंने ये किसी अपने करीबी साथी से सुना था राम जी के बारे में, कि जब राम और इनका जो युद्ध हुआ रावण का, और भगवान राम वो युद्ध जीत गए, तो एक बार वो अपनी कुटिया में सोए हुए थे। उन्हें सोते हुए ये दिखाई दिया कि कोई उनकी कुटिया में दाखिल हुआ है, और साय से वो स्त्री का साया था। वो फट से उठकर बैठ गए, और जैसे उन्होंने देखा तो सामने एक महिला खड़ी थी। उन्होंने उसे प्रणाम किया और उन्हें कहा कि हे माँ, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं मंदोदरी हूं, रावण की पत्नी। मैं देखना चाहती थी कि वो कौन ऐसा शख्स है इस दुनिया के अंदर जो रावण जैसे योद्धा को, जो इतना ज्ञानी, इतना महाबली था, उसे हरा दिया। मैं उसे देखना चाहती थी। भगवान राम ने कहा, तो मां आपने क्या देखा? तो उन्होंने कहा कि मैंने वो फर्क देख लिया कि आप वो जंग इसलिए जीते कि आप मेरे साय से भी चौंक कर उठ गए और मुझे मां कहकर बुलाया। और वो रावण जो युद्ध हारा है, उसने आपकी पत्नी पर बुरी नजर डाली, और आप रावण की पत्नी को मां कहकर बुला रहे हैं। ये फर्क है आप में और रावण में, इसीलिए आप युद्ध जीते। मुझे बताइए, आरएसएस की किसी किताब में महिला का ये दर्जा लिखा हुआ है क्या? महिला का ये सम्मान लिखा हुआ है क्या? तो ये बात लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई आरएसएस जो राम का जो पूरा उनका जो पूरा ये व्यक्तित्व दिखाती है, उसमें उनको क्रोधित दिखाती है ये। लेकिन राम तो प्रेम का प्रतीक थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो है वो पूरी दुनिया जो है उनके स्नेह और प्रेम के लिए जानती है। एक ऐसा राजा, एक जिसने अपनी माँ के कहने पर, अपने पिता के कहने पर अपना सिंहासन छोड़ दिया और 14 साल वनवास चले गए। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के ऊपर 1 मिनट के लिए भी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार है क्या? आज जितने हालात बुरे देश के हो चुके हैं, प्रधानमंत्री जी उसके बावजूद भी जिस हटाई के साथ कश्मीर में आतंकी हमला होता है, 3 बड़े अधिकारी मार दिए जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लीडर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में जश्न मना रहे होते हैं। क्या ये चीज को दर्शाता है कि ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं? ये सनातन धर्म से अलग टाइप के लोग हैं। इस बात को देश को समझना पड़ेगा। जी दुरुस्त बात है। अच्छा, आज ही एक सेकंड, वो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही है अभी हैदराबाद में, जहां पर कुछ गारंटीज दी गई हैं कांग्रेस द्वारा, कुछ कहा गया है। तो यहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब बात है, केसीआर साहब जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है। हर्षद आजमी साहब क्या कहेंगे इसके बारे में? ठीक है साहब, देखिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। केसीआर तेलंगाना के जो है, केसीआर हो गए या दूसरे ऐसे लोग हो गए जो मौके पे ये किसी भी मामले में भारतीय जनता पार्टी को बैक करते रहते हैं। बहुत सारे मुद्दे पे ये लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। आज केसीआर को जाति तौर से कुछ नुकसान पहुंचा रही है भारतीय जनता पार्टी, तब जाके उन्होंने उसके खिलाफ बोलना शुरू किया है जी। वरना देखिए, ये बात तो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी हिंदुस्तानी को हजम नहीं होगी कि कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करेगी। ये तो किसी हिंदुस्तानी के लिए हजम होने वाली बात नहीं है। केसीआर जी जो हैं, उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद हमें ऐसा लगता है कि वो समझेंगे और मजबूर होकर उन्हें भी इंडिया के गठबंधन में आना ही पड़ेगा। प्रदीप जी, आपने जो इशू उठाया वो कांग्रेस का ही मेजर इशू है। कांग्रेस ने आलोचना किया जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का सत्कार G20 के सक्सेस में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में हो रहा था, और बीजेपी तरह तरह के जो गुण हो गया था, अच्छे चीज हो गए थे, बिजनेस क्रिएट किया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, इस चीज को विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु, नरेंद्र मोदी विश्व गुरु, तो इस चीज को हाईलाइट कर रहा था। मगर कांग्रेस का आलोचना था, आपको रुकना था। तब जब ये संदेश आ गया, प्राइम मिनिस्टर को तुरंत संदेश आ जाता है कि ये अटैक कश्मीर में अटैक हुआ। अब कश्मीर अटैक, आप देखो कि कुछ ही दिन पहले कि बीजेपी का ये था कि दिस इज अ सक्सेस, आर्टिकल 370 का स्क्रैपिंग टोटल एक सक्सेस है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत जबरदस्त तरीके से कश्मीर में जनरेट हो गया है। इनफैक्ट उमर अब्दुल्ला जी खुद बोले कि
सिक्योरिटी थोड़ा कंट्रोल में है, बिजनेस जो करते हैं उनको थोड़ा रिलीफ मिला हुआ है। तो ये एक है कि आर्टिकल 370 जो बीजेपी का एक फ्लैग है, वो दिखावा है कि हमने क्या अचीव किया है, और कश्मीर का यह हालत, और प्राइम मिनिस्टर जिस प्रकार से कांग्रेस का आलोचना है कि रुकना चाहिए था ना, इस चीज को कैसे देखते हो? क्या इस तरह आलोचना करना भी ठीक है प्रधानमंत्री का? कैसे देखते हो आप अरशद आदमी साहब? प्रधान देखिए, G20 का जश्न, किस बात का जश्न मना रहे थे G20 का? यही G20 का समिट जो है पिछले साल इंडोनेशिया में हुआ था। 364 करोड़ रुपया इंडोनेशिया ने खर्चा किया और पूरे समिट को कंप्लीट कर दिया। वहां भी तो यही सब बातें भी होंगी, यही सारी चीजें हुई होंगी, यही एग्रीमेंट, बिजनेस के नए कॉन्ट्रैक्ट, नए प्रोजेक्ट्स पर बात भी होगी। सभी 20 देशों के दरमियान अच्छे संबंधों को लेकर बहुत सारी बातें की होगी। जो इंडोनेशिया 364 करोड़ में करता है, उसको आप 4,000 करोड़ में करते हैं, फिर उसके बाद आप जश्न मना रही है। तो हर साल होना है कारोबार के लिए। आज आप कारोबार के लिए इतनी सारी समिट अगर देश में और दुनिया भर में रोज होती है, हर जगह हर तरीके से होती रहती है, उसका जश्न किस बात का? और चलिए आप जश्न मना रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी पूरे देश में हुकूमत है, आपको ये बात की खबर क्यों नहीं चलती है? कभी पुलवामा का हमला हो जाता है, आप बैठ के किसी पार्क में फोटो शूटिंग कर रहे होते हैं, और कश्मीर में अभी जो हमला हो गया, आप अपनी पार्टी के अंदर जश्न मना रहे थे। आपके पास क्या इंटेलिजेंस की रिपोर्टें नहीं आती? आपके लोग नहीं है जो आपको जानकारी दे सकें? कश्मीर में, पूरे कश्मीर को बंद करके आप ये कहना कि वहां पर अमन और अमान कायम हो गया, शांति कायम हो गई, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। आज पूरे लोगों में जिस Can we get him back on, please? I think he's frozen. I think there seems to be a bit of a network issue over there. Can you take a look, please? No, but Pradeep ji, on that, I'm completely and totally flummoxed actually. Why did that have to be done? Because अगर ठीक है, you are celebrating the success of the G20 summit. There is no doubt. I mean, the celebration should be there, but that could have been stopped for 10 minutes. And, Yes. And you know, a 1 minute silence or a 2 minute silence could have been observed for all the martyrs over there. मतलब that would have been a great gesture. आखिरकार मोदी जी वही है ना जो एक बार वो पूरी भरी सभा में वो भाषण दे रहे थे और अजान की आवाज़ आई तो उन्होंने अपना भाषण रोक दिया जब तक अजान खत्म नहीं हुई. So if he is capable of doing that, why didn't he do this? Unless and until he wasn't informed. That would also be there. I mean, it's very difficult to believe that Prime Minister as proactive as Mr. Modi. No, but he must have been during the course of the celebration. He must have been, they must have been felicitating him, throwing flowers at him, and so on and so forth. उनको पर फूल बरसा रहे थे, बाकी सब कर रहे थे. शायद उस वक्त उनको नहीं बताया होगा. हो सकता है. That I'm only guessing here because Mr. Modi does not seem to be the kind of person who would carry on with something like that. And not make a gesture of standing by his security forces. I don't think so, very frankly. Now the achievements of G20, it's something that you cannot neglect it. Now if you talk about the economic corridor, India, Middle East, Europe, you're talking about huge business opportunities that has been created there. It's a huge opportunity. I hope we are able to make use of it. But it has never happened before. Let us be very frank about it. India taking advantage of a G20 and then allowing these initiatives to be built up, and there's a consensus among all the developing nations that we need to, it's a fantastic idea, this particular corridor is going to improve the entire, and look at the business prospects. Mr. Modi goes ahead and even now the BJP declares that this is going to help our youth so much in the future because we are creating opportunities for them. We are creating business opportunities for the entire India. This is the new spice route. Yes, exactly. This is the new spice route. Going back to Europe from here on land. पहले क्या था? ऐसे ही आता था. Spice route वही था. यहाँ से आकर के the only difference is this time it is being built from India to Europe instead of from Europe to India. So I think India it's fantastic. In the center. India is in the center. आजमी साहब वही बीजेपी का कहना है कि G20 इसलिए सक्सेस है कि हमने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया है इंडिया, वेस्ट एशिया और यूरोप, और हमने कॉरिडोर बनाने का फायदा किया, घोषणा किया, और सब डेवलप्ड नेशन जो है सब इसका साथ दिया. इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप में जो बेल्ट बनने वाले, कॉरिडोर्स बनने, तो आप बोल रहे थे
तो क्या बीजेपी अच्छी का बात है। ये कहना कि ये सक्सेस अच्छी है? बात, देखिए जो कॉरिडोर बनने वाले हैं और भी जो प्रोजेक्ट पे G20 में बातचीत, अच्छी बात है ये। इससे किसको इनकार है? मैं ये बोल रहा हूं कि आज जो है इतने बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया में व्यापार हो रहा है, पूरी दुनिया में एक दूसरे के सारे कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं। इसमें इतना जश्न मनाने वाली कौन सी बात है? और कॉरिडोर बन रहा है, उसकी घोषणा हो गई। अभी मैं उस पर बात करूंगा तो ये उंगली उठाने वाली बात हो जाएगी। उसका पैसा कहां से आएगा, कौन कौन सी कंट्रीज उसमें कितना कितना कंट्रीब्यूशन करेगी, उसका कोई जिक्र नहीं है उसके अंदर। उसमें कोई भी इतना पूरा क्लियर कट उसमें कुछ सिर्फ एक घोषणा है। और भारतीय जनता पार्टी घोषणाएं करती रहती है, कितनी सारी घोषणाएं मोदी। लेकिन आजमी साहब सिर्फ एक सेकंड, बस एक सेकंड, जरा ध्यान से सुने मेरी बात को, जरा ध्यान से सुने जी। ईरान में चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट जो भारत के कब्जे में है, भारत डेवलप कर रहा है उसको, और उसका क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाना चाहिए। तो कांग्रेस को तो इसका श्रेय लेना चाहिए ना, क्योंकि आज ये जो इंडिया, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो कॉरिडोर है, इसका जो फलक्रम है वो चाबहार पोर्ट रहेगा। भारत से चाबहार, ईरान से फिर आप आगे जाकर के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाएंगे, वहां से सऊदी अरेबिया, और वहां से आप सीधा जाएंगे इजराइल, और वहां से सीधा जाएंगे यूरोप। इस तरीके से जाएगा। लेकिन अगर चाबहार पोर्ट बीच में नहीं होता ना तो ये नहीं होता, तो नहीं हो पाता था, राइट। तो कांग्रेस को तो इसका श्रेय लेना चाहिए। आई थिंक यू शुड टेक क्रेडिट कि भाई इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अस। मेरी बात आप समझिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि कंट्री किसी भी मुल्क में उसके डेवलपमेंट पे जितने सारी योजनाएं, जितने सारे आवश्यक चीजें की जानी चाहिए वो सरकारें करती, लेकिन उसे हर बार उसका जश्न मनाना, उसके यानी ये मुझे बताइए 75 साल आज हिंदुस्तान को आजाद हो गए, इतने सारे काम इस देश में हुए, इतनी बड़ी बड़ी चीजें इस देश में बनी, अगर हर बार हम उसका जश्न मनाने में लग जाते हैं तो आधा टाइम तो जश्न मनाने में चला जाता है। इसमें जश्न मनाने वाली क्या बात है? और आप जश्न मनाने में इतना ज्यादा मशगूल हो जाते हैं, इतना ज्यादा उसमें खो जाते हैं, देश में कहीं आतंकी हमला हो रहा, प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं चल रहा है। इतने बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर मार दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं चल रहा है। अगर धारा 370 या दूसरी जो भी पॉलिसियां, जैसे सरकार को बर्खास्त करने की जो कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया, अगर ये सही होता, आप ये समझ लीजिए जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी कश्मीर पहुंचे थे, आपने अगर वो मंजर देखा होगा तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कश्मीर उठकर उनके स्वागत के लिए आ गया है। अगर प्रधानमंत्री जी की नीतियां इतनी अच्छी होती तो फिर राहुल गांधी का इतना लोग बेसब्री से इंतजार क्यों करते? लोगों ने कहा इस बात को कि सरकार ने हमें घरों में बंद कर दिया, 15-15 महीना हम घरों में अंधेरे में बंद रहे, हमारी आंखों की रोशनी चली गई। तो ये देखिए, ये सब चीजें मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है और हकीकत में क्या हो रहा है, इसमें बहुत फर्क होता है। फिर से मैं मुंह घूम कर उसी मुद्दे पे आता हूं। इन एंकर्स का जो बाइकॉट किया, जिसका बाइकॉट बोला जा रहा है, जिसे हम असहयोग कह रहे हैं, वो इसीलिए किया गया कि देश के अलग अलग राज्यों में लोगों पर अत्याचार होता रहा, सरकारें अनदेखी करती रही, लेकिन ये मीडिया के जो एंकर्स थे, ये बैठकर टीवी पर दिन रात जो है हिंदू मुस्लिम का खेल खेलते रहे, ये सिर्फ लोगों में नफरत बांटते रहे। इसीलिए आज ये मौका, ये मजबूरी, ये वक्त आया कि ऐसे एंकरों को जो है उनका बाइकाट करना पड़ा कि भाई इनके प्रोग्राम में हम नहीं जाएंगे। ये बहुत सारी बातें हैं। 9 साल में 9-9.5 साल प्रधानमंत्री जी को हो रहे हैं, यानी आप अपने दफ्तर भी जाते हैं तो उसको इवेंट बना देते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी दफ्तर में आए। अरे भाई, दफ्तर में जाना ये कौन सा इवेंट है? और उसमें आप देखिए, अगर पिछली बार प्रधानमंत्री जब अपने दफ्तर में 2 दिन 7 दिन पहले गए जश्न मनाने के लिए, तो आप अगर देखेंगे तो दोनों तरफ रेलिंग बैरिकेड लगा है, उसके पीछे चंद कार्यकर्ता हैं जिन्हें लग रहा है कि बुलाया गया है कि भाई आप आके, ठीक है, उनकी पार्टी के ही होंगे, लेकिन साहब देखिए हर बार हर चीज को इवेंट बना के नहीं वो किया जाता। इस पर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया, आपत्ति भी जताई। ये सब बातें सोनिया गांधी जी फील्ड में आकर पहले प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखता है। सोनिया गांधी जी हमने देखा कि खुलेआम
कांग्रेस का प्रचार के हिसाब से एजेंडा सेट कर रही है, तो आने वाले जो लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, ये एजेंडा होगा जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी जी ने प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, फॉलिंग इनकम्स, बॉर्डर डिस्प्यूट, हर चीज का वर्णन किया। क्या सोनिया जी एजेंडा सेट कर रहा है? नहीं, ये देखिए, मैं आपको बता, एजेंडा सेट करने की बात, ये एक्चुअली एजेंडा सेट करने की बात भी नहीं। आप बताइए, क्या देश में आज महंगाई एक बड़ा मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा नहीं है, भुखमरी एक बड़ा मुद्दा नहीं है, किसानों की अलग अलग कितनी सारी समस्याएं हैं, कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम किसानों के, क्या उन पर विचार विमर्श करना, उन्हें एमएसपी का जो वादा था वो देना, उनकी दूसरी तकलीफों को पूरा करना, क्या ये अहम मुद्दे नहीं? इससे अहम मुद्दे कौन से हैं? आज औरंगाबाद में जो मराठवाड़ा में जो मीटिंग कैबिनेट, महाराष्ट्र कैबिनेट ने की है, वो वहां के किसानों के लिए की है कि वो अपना उनकी समस्या, क्या किसान को, इनको पता नहीं क्या समस्या है, सूखा पड़ा है वहां पर। पिछले ये एक साल में मराठवाड़ा में तकरीबन 685 किसानों ने आत्महत्या कर ली, जिसमें 300 के करीब किसानों ने जून से लेकर अगस्त, यानी 3 महीने में 300 के करीब किसानों ने आत्महत्या कर दी। औरंगाबाद में ये कैबिनेट की मराठवाड़ा में मीटिंग रख रहे हैं, उस पर लाखों करोड़ों रुपए का खर्च किया जा रहा है, बड़े बड़े होटलों को बुक किया गया है, 200 से अधिक कमरे बुक हुए, 150 से अधिक गाड़ियां जो है वो किराए पर ली गई। इतना सारा सब जमा करके ये जो है वो बैठकर किसानों की खराब हालत पर, उनकी एमएसपी पर बात करेंगे। एक शेर था सागर आजमी का कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आओ, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। ये सरकारें जो है भारतीय जनता पार्टी की, क्या बात, ये आसमानों पर है, इन्हें जमीन पर बुलाने की जरूरत है, क्योंकि सारे मुद्दे जमीन पर। आपने बुलाया ना जमीन पर, बिखरे पड़े, आपने बुलाया ना जमीन पर कर्नाटक में। जी सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि जमीन पर बुलाए, आपने बुलाया, कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो अहंकार में आपके लिए बहुत अच्छा है, इस अहंकार से बाहर निकाला जाए। कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है अगर बीजेपी आसमान पर ही रहे तो, क्योंकि जमीन पर वोट शायद आपको मिल जाएंगे, लग ऐसा रहा है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच सर। अरशद आदमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद। But that was nice. That was nice. That was a nice explanation as to why they don't want to go to the shows of these 12 anchors. But then again, लोकतंत्र अगर खतरे में है and BJP is getting, how is the Congress different from? No amount of, now you yourself, that dissent has to be there. There has to be a dissent. There has to be, dissent is a bulwark of I tell you democracy. what they could have done is very, very easily. I mean, I don't understand Criticism, this. constructive. Why do they go onto these shows? Where I quite agree. Some of the anchors are quite unfair to The Congress. especially the Congress, and especially all the people who are opposed to Mr. Modi. So they can easily have a deal with them earlier. Hey, listen, you have to have an agreement with us. We signed on a bond paper that as far as you are concerned, you're going to allow us this much of uninterrupted time, and this is, and Yes. then the rest of your show can proceed, so that we get to have our own say. Otherwise, we will not go. Bilkul. That now, instead of boycotting, rightfully speaking, they should have said, we will go only if and only if You give us we time. are allowed uninterrupted time, Yes. as much as the BJP spokespersons are. And if you want to be a BJP spokesperson, then Yes. we should also be allowed to bring in another person who will be designated a political analyst. Just like in all these shows, there is a political analyst who is always pro BJP. You know. Yes, exactly. This is No, ये एक दुखद बात है कि most of the congressmen feel that anchors are BJP spokesperson. They in fact behave more like a spokesperson to the BJP than the actual BJP person who is sitting there. That's right. Which is also true. But all I'm saying is this seems to be a big sulk on the part of the Congress and other people. So they should stop sulking. They should take this in good humor, take this in their stride, and perhaps crack a few jokes and tell them, हाँ भाई आपको आज का पैसा मिल गया, आज की दिहाड़ी तुम्हारी कंप्लीट हो गई। Yes. इस किस्म की बात करो, क्यों नहीं करते हो? आप तुम्हें अगर मौका मिल रहा तो बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते हो? इनको बॉयकॉट करने के बजाय बोलिए भाई आज की दिहाड़ी मिल गई तुमको, नौकरी पक्की है, इस किस्म की बात करो। अब क्यों नहीं कर रहे हो? 2 दिन पहले ही राहुल गांधी said we will uphold democracy, we will Right. uphold the constitution, So we will uphold all the democratic values.
पिलर्स को हम मजबूत करेंगे। So they are upholding democracy by not Boycott. opposing any of these anchors. Now they can say whatever they want. Right, another moment.